यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजयन्ते सर्वस्तत्र फला क्रिया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और इसका अर्थ ये होता है कि जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहां पर देवता बसते हैं, लेकिन जहां नारी की पूजा नहीं की जाती वहां पर कोई भी काम करिए उसका कोई फल नहीं। ये कोलकाता है और कोलकाता देवी भूमि, माँ दुर्गा की भूमि। यहां से हम सवाल महिला सुरक्षा का उठा रहे हैं। हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, ठीक है? हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। जो यहाँ पे रेप हुआ था, हम लोग को जस्टिस चाहिए। चश्मे को टूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। हम 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स की ड्यूटी भी करते हैं और हमारे लिए कोई सेपरेट ड्यूटी रूल्स नहीं है। कोई भी अंदर आता है, कोई भी बाहर जाता है। सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना वो जरूरी है। कागज पे हमें कभी भी जस्टिस नहीं मिलती है। सिर्फ कागज पे लिख दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये जस्टिस नहीं होता है। हमें वो प्रैक्टिकली चाहिए। जब पुलिस स्टेशन यहाँ पे रहते हुए 3rd फ्लोर में हो सकता है मामला, आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप आरोपी को खाना खिला रहे हैं और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको पुलिस स्टेशन पे बिठा कर रखा। समाधान कब होवे? ये इबारतें बदली क्यों नहीं? ये तहरीरें मिटती क्यों नहीं? जो स्याहियां पाप लिखती हैं वो स्याहियां सूखती क्यों नहीं? तारीखें बदलती हैं, शहर बदलते हैं, पीड़ितों की उम्र, ओहदे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते दिखते सम्मान के लिए जूझते लड़ाइयों के ये अंतहीन सिलसिले। धीरे धीरे भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची से रेप के मुख्य आरोपी मुईद अहमद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिट्टी में मिला दिया गया। आज महाराष्ट्र सरकार ने इधर मुख्यमंत्री लाड़की योजना निकाली। मैं बोलता हूँ वो योजना रद्द करो और मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है, उसकी जो बेटी है उसकी रक्षा करो, उसकी योजना निकालो। देश की लड़की है, भारत देश की लड़की है। सियासत कहती है इंसाफ होगा, न्याय व्यवस्था कहती है इंसाफ होगा, सिस्टम भी दम भर रहा है कि इंसाफ मिलकर रहेगा, लेकिन माँ को पुकारती बेटी की आखिरी चीख का इंसाफ कौन करेगा? বিচার চাইছি, কে সিবিআই, কে কি আমরা কিছুই জানি না। আমার মেয়ের সঙ্গে যে নারকীয় কাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তাদের চরম শাস্তি চাইছি এবং খুব তাড়াতাড়ি চাইছি যে তারা যেন দ্রুত সাজা পায়। আপনাদের মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে একটা বার্তা দিতে চাই, আমি এক সন্তানহারা মা, তারা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে তারা আমার সন্তানের মতো, আমি একটা সন্তান হারিয়ে কোটি কোটি সন্তান পেয়ে গেছি, ফেল করিয়ে দেবে, এগুলো মেয়ে বলেছে। आखिरी सांस लेने से कुछ देर पहले पिता की दवाइयों के लिए चिंतित बेटी को खो देने के दर्द का इंसाफ कौन करेगा? মার্জি করে যেতে আমার আর ভালো লাগে না। তারপরে আমাকে টেনে নিয়ে ঘরে চলে যেত। মা সারাদিন তো আমি বাড়ি ছিলাম না, এখন আমার সাথে থাকো। আগে ফোন করে যেত। দুদিন হয়ে গেল কোনো রকম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিছু একটা। ওই সঞ্জয় রায় বলে একজনকে ধরে অ্যারেস্ট করেছে, ব্যাস। ওদের খাবার এসে গেছে, আমরা খেয়ে নেব, তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে বাবাকে ওষুধ দিও, ঘুমিয়ে পড়ো। कौन इंसाफ करेगा माँ बाबा के उन आंसुओं का जिनकी बेटी को देश का लचर सिस्टम न सिर्फ लील गया बल्कि न्याय की उम्मीद को भी तमाशा बना दिया। यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ, ये कॉलेज में जो हुआ, ये कॉलेज के अंदर हुआ।
जब कॉलेज के अंदर ऐसा हो सकता है तो हम जो रात में यहाँ पे कभी निकलते हैं चाय पीने के लिए 4 बजे 3 बजे हम यहाँ पे क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं होता रात के समय एग्जैक्टली तो तब यहाँ पे जब बाहर में सेफ्टी नहीं है अंदर सेफ्टी नहीं है क्या मतलब ये सेफ्टी का तो कोई मामला ही नहीं है यहाँ पे। जिस जगह पर ये वारदात हुई है वो जगह बिल्कुल सड़क से लगी है और जो हॉस्टल्स है वो तो अंदर की बात है जहाँ की स्थिति वो बता रही है। अगर सड़क से लगे इस हिस्से में ऐसा हो सकता है तो बाकी हिस्सों का सोचा जाए। और एक डॉक्टर का तो घर होता है एक अस्पताल। जब आपको अपने घर में सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लड़कियों को कहा जाता है कि रात में बाहर मत निकलो, आप यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बाहर सेफ नहीं है, यह तो हमारा घर है। साधारण सी हसरतें थीं डॉक्टर बेटी की। अपनी ख्वाहिशें रोज एक डायरी में लिखा करती थी, अपने मन की उड़ानों को शब्द दिया करती थी। माँ बाप में जान बसती थी उसकी। पढ़ाई में गोल्ड मेडल की तमन्ना थी, लेकिन सब खत्म हो गया। माँ बाप की उम्मीदें, बेटी की ख्वाहिशें, बेटी की सांसें, एक हंसता खेलता जीवन, सब कुछ। मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में देश की कई और बेटियां उस इंसाफ को खोजने की कोशिश कर रही हैं जो कभी मिलता ही नहीं। अगर आज इस तरह की एक घटना हुई है तो क्यों ना वहीं से एक नई शुरुआत की जाए। बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सिक्योरिटी की नई शुरुआत हो सकती है। हाँ होना तो चाहिए क्योंकि यही एपिसेंटर है, इसी जगह पे ये निंदनीय घटना हुई है तो यहाँ से ही ज्यादा सिक्योरिटी हमें तो मिलनी चाहिए। क्या सुरक्षा दी जाएगी? क्या ये विश्वास है सबके मन में? ये सिर्फ वायु वॉश है बस इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को अगर रोका जाए तो फायदा किसको होगा ये सबको पता है, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑलरेडी एविडेंस सारे नष्ट कर दिए गए हैं तो फायदा उनको ही होगा। 2012 की निर्भया से 2024 की अभया तक क्या बदला? कुछ नहीं। बीते 12 सालों में रेप के आंकड़े साल दर साल बढ़ते गए, लगभग दोगुने हो गए। कानून बने, बड़ी बड़ी बातें हुई, पर दरिंदों के मन में इसका असर कितना पड़ा? रत्ती भर नहीं। निर्भया के साथ जब अपराध हुआ 2013 में बर्मा कमेटी आई और बहुत सारे हमने कानूनों में संशोधन किया, आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल एक्ट एंड पोक्सो एक्ट में। लेकिन आज फिर करीब 12 साल बाद सेम नेचर का क्राइम अभया के साथ हुआ जो कोलकाता का मैटर है। तो ऐसे क्राइम में जब तक लोगों के अंदर डिटरेंस नहीं होगा, और डिटरेंस तभी आएगा जब डेथ पेनल्टी से उनको अवॉर्डेड किया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। We want justice. We want justice. 2, 3, 4 बंद करो ये अत्याचार। कौन इंसाफ करेगा उस बेशर्म मानसिकता का जो देश में एक दिन में 87 रेप रोज हो रहे हैं? बेटियों को कौन बचाएगा इस दरिंदगी भरी मानसिकता से जो कोलकाता रेप के बाद भी नहीं रुकी बल्कि बढ़ती चली गई। सिलीगुड़ी, बदलापुर, अंधेरी, देहरादून, मेरठ, कन्नौज, भोपाल, गया, आंध्र प्रदेश, जोधपुर, दिल्ली, लुधियाना, अरुणाचल प्रदेश। নালে পাবলিকের হাতে দিয়ে দিই, পাবলিকের হাতে দিয়ে দিই, একদম আমরাই ওর শাস্তি দিয়ে দেবো। हम लोग चाहते हैं दुर्गा विसर्जन के समय तक इसका विचार हो, सजा हो जाए। हाँ, उसको सजा हो जाए, उसका भी विसर्जन हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं। धाराओं और इंसाफ की दलीलों के बीच कितने कोलकाता कांड अभी और चाहिए समाज को जागने के लिए? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह के सवाल एक समाज को मथ रहे हैं, लेकिन आवश्यकता यह है कि केवल एक वारदात के बाद, केवल एक दुर्घटना के बाद इस तरह के सवाल न उठें, बल्कि जो कारण है और उसका जो समाधान है उस पर पूरी तरीके से सरकार से लेकर समाज तक का फोकस हो। कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। आप हॉस्टल जाके देख सकती हैं वहाँ का कंडीशन कैसा है। ऑलरेडी एविडेंस
सारे नष्ट कर दिए गए हैं। चेस्ट वार्ड में उनके साथ भी, दीदी के साथ हम लोगों भी ड्यूटी किया है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो वी ऑल आर शॉक। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो हम लोग सामने चाहते हैं। इस आवाज को शोर समझने की भूल कोई न करे। इस आवाज में एक घोषणा है कि अब नजारों को भी बदलना होगा और नजरों को। ये शुरू से ही घटना जो है पुलिस ने सीरियसली नहीं ली, ना ही जो अरेस्ट हुआ है अभी उसके अगेंस्ट भी उन्होंने कोई चार्जेस लगाए हैं। एक अरेस्ट किया है और जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है यहाँ एक से ज्यादा व्यक्ति थे। जिस तरह की रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उसमें इंजरीज आई हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक ही व्यक्ति का काम था, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व थे। लेकिन पुलिस किसी न किसी तरह से इसको रफा दफा करने के चक्कर में थी। नारी अत्याचार बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये आवाजें, ये रात और ये रोशनी सड़ी हुई सोच पर हिम्मत का हथौड़ा है। इसे नजरअंदाज करना अब और मुमकिन नहीं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये देवी भूमि है, ये माँ काली की मिट्टी है, देवी दुर्गा की धरती है। लेकिन अगर इसी धरती पर एक महिला के साथ इस तरह का अत्याचार होता है तो सबके मन में यही विचार आता है कि पूजा तो एक तरफ, कम से कम ऐसी दरिंदगी, ऐसे विचारों का विसर्जन होना चाहिए। আমরা চাই ওর শাস্তি হোক। এত সময় কেন লাগছে? আজকে 13 দিন হয়ে গেল, এখনো অবধি এর শাস্তি হচ্ছে না। मन में भय भी लगता है कि ভয় নেই, কোনো ভয় নেই, কিন্তু আমরা ন্যায় বিচারটা চাই। এটাই হচ্ছে যে আমরা ন্যায় বিচারটা চাই। আমাদের বাড়ির সামনে যদি এত বড় ঘটনা আজ আমার বাড়িতে হবে না, এর কি গ্যারান্টি আছে? আমারও তো বাড়িতে মেয়ে সন্তান আছে, আমি বাইরে বেরোচ্ছি, সেটা তো আমারও তো একটা আতঙ্ক থাকবে যে यहाँ पे दुर्गा जी का पूजा करते हैं और लड़की के साथ ऐसा हुआ मन में। হ্যাঁ, এখন এই সময় একটা লড়কি মেয়ের সাথে এমন হয়েছে, পুজো আর কি হবে? যদি মায়েরই সম্মান না থাকে তাহলে আর পুজো করে কি লাভ মায়ের? আগে আমরা বিচার চাই, এটা বিচার হবে তারপর মায়ের পুজো হবে। कोलकाता अस्पताल के पाप की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं लड़ियों की शक्ल में। लड़ाई आगे बढ़ रही है। इन चेहरों को, इस हुजूम को, सबको इंतजार है उस पहल का जो एक नजीर बने, जो सुरक्षा का एक महफूज वादा बने। अपराधी वो दंड पाए कि फिर कोई जुर्रत न कर सके। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। ऐसे क्राइम में जब तक लोगों के अंदर डिटरेंस नहीं होगा, और डिटरेंस तभी आएगा जब डेथ पेनल्टी से उनको अवॉर्डेड किया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और डेथ पेनल्टी के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो इनको फांसी की सजा दी जाए वो फास्ट ट्रैक हो और टाइम बाउंड हो। अगर उसमें 7 ईयर लगेगा, 8 ईयर लगेगा, 9 ईयर लगेगा तो लोगों में डर नहीं पैदा होगा। तो एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, फास्ट ट्रैक एक बहुत बड़ी, फास्ट ट्रैक बहुत ज्यादा जरूरी है और टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक जरूरी है। आक्रोश को इस बार अंजाम के रास्ते पर पहुंचना ही होगा। सियासी गारंटी नहीं, सुरक्षा चाहिए। काश इस बार की चीखों से देश जाग जाए हमेशा के लिए। काश इस बार के आंसुओं में दरिंदों का वजूद बह जाए हमेशा के लिए। काश महिलाओं का ये गुस्सा बदलाव की प्रस्तावना लिख जाए हमेशा के लिए। एक ऐसा बदलाव जो देश की स्त्री शक्ति को आजादी का असली एहसास दिला जाए। मैक्सिमम पनिशमेंट चाहते हैं। ये तो पहला दिन से मैंने बताया, जब कोई नहीं बताया तो पहला दिन उसी रात, जिस दिन शमशान घाट से आया है तो फेसबुक पे सबसे पहले हम लिखे हैं, सबसे पहले हम लिखे हैं फांसी चाहिए, फांसी। ठीक है।
प्रॉपर जस्टिस और फास्ट। ऐसा नहीं है जो सजा सुनाने का बाद जेल में रहेगा, तुमका अंतिम इच्छा क्या है, यह नहीं खिलाएगा, ये खाना खिलाएगा, वो पट कराएगा, वो सब नहीं। सीधा अगर जजमेंट हो गया, हो जाने का बाद वेट करना नहीं। अगर कोई कैंडल लेके निकल गया उनका खिलाफ, ठीक है ये ह्यूमैनिटी नहीं है, जो कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहने दीजिए, फांसी मत रुकिए, तो उनका घर हम चला जाएगा, हम लोग सब जाके घर का बाहर में बैठ जाएंगे। फांसी चाहिए। जब तक हमारे में जान है तो जहान है, याद रखो, इन रेपिस्ट को सबक सिखाना होगा। बेटियों के साथ अपराध ना हो, उस पर सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। प्रिवेंटिव मेजर्स स्टेप उठाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें हमारी जो पेरेंटिंग हो रही है, जो बच्चे जहां अपब्रिंगिंग हो रही है, उन बच्चों का माइंडसेट ऐसा क्यों है कि वो अपने साथ पढ़ने वाली कलीग, अपने साथ काम करने वाली ऑफिस में कलीग या ट्रांसपोर्ट में जाने वाली बेटी या वर्क प्लेस पर काम करने वाली किसी भी फीमेल को वो ऑब्जेक्ट की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं डेवलप हुआ कि ये भी इक्वली हमारे की तरह ही ह्यूमन बीइंग है, इसको भी इक्वली राइट है काम करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, कंट्री में कॉन्ट्रीब्यूट करने का। लेकिन एक तरफ हम बेटियों को तो ये कह रहे हैं कि तुम एम्पावर्ड हो जाओ, लेकिन हमारी जो अभ्या थी कोलकाता की, वो बेटी भी एम्पावर्ड थी, नेशन को सर्व कर रही थी, 3 बजे रात को वो सर्विस दे रही थी एज ए डॉक्टर, लेकिन उनको मार किसने दिया? वो माइंडसेट ने मारा। तो जो माइंडसेट ने मारा वो माइंडसेट पनप कहाँ रहा है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। कोलकाता में जो हुआ है उसने विश्वास को चकनाचूर किया है, सभ्यता और विकसित समाज के दावों को रसातल में गाड़ दिया है। जो हुआ है उसने दरिंदगी की परिभाषा को शर्मिंदा किया है, शब्द अपने मायने चूक रहे हैं। बात केवल बंगाल की नहीं है। बंगाल में जब यह घटना हुई है उसके बाद से देश के बाकी हिस्सों से किस तरह की तस्वीरें आई हैं वो देखेंगे तो आपको पूर्ण तौर पर समझ में आएगा कि आखिर कितनी अधिक जरूरत है इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने की, कितना आवश्यक है कि महिलाएं हमारे समाज में सुरक्षित महसूस करें। आज तक इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, मेरे देश की 50% महिलाओं की आबादी के लिए कोई एक सिंगल ऐसा कानून नहीं बना जो पायलट प्रोजेक्ट की तरह हो, जिसमें हर वर्ग की महिलाएं कवर हों, हर एज ग्रुप की महिलाएं कवर हों। तो कम से कम हमारी भारत सरकार से ये अनुरोध है कि महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम एक हम अपनी देश की बेटियों को मौलिक अधिकार के रूप में दे सकते हैं, इस पर सोचा जा सकता है। और अगर ये कानून जिसका फॉर्मेट बहुत अच्छा है, बहुत पहले मैंने सोचा था और मुझे लगता है कि जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला तो टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो इन सारी चीज़ों पर अगर काम होगा, महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम अगर हमारी सरकारें बेटियों के लिए बना करके देंगी तो डेफिनेटली चेंज आएगा। 9 अगस्त को उत्तराखंड में नर्स के साथ रेप और हत्या कर दी गई। 9 अगस्त को ही अमेठी यूपी में पिता ने बलात्कार किया।
11 अगस्त पंजाब में गैंगरेप का मामला सामने आया। 12 अगस्त 6 साल की बच्ची के साथ सरकारी कर्मचारी ने रेप किया। 12 अगस्त को ही उत्तराखंड में एक टीनेजर के साथ गैंगरेप हुआ। 12 अगस्त को ही बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ। 14 अगस्त को तमिलनाडु तंजावुर में 14 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ। 14 अगस्त को ही मुंबई के साकीनाका में 3 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ। 14 अगस्त को ओडिशा में डॉक्टर पर 2 मरीजों के साथ रेप का आरोप लगा। 14 अगस्त को सिरोही में 65 साल की वृद्धा के साथ बलात्कार हुआ। 15 अगस्त को सिलीगुड़ी में नाबालिग के साथ गैंगरेप। 16 अगस्त बलिया में नाबालिग से रेप। 16 अगस्त को भोपाल में नाबालिग के साथ घर के अंदर रेप। 17 अगस्त सोनभद्र में रेप पीड़िता की मौत हो गई। 17 अगस्त मध्य प्रदेश ब्योहारी में 69 साल के आदमी ने नाबालिग से बलात्कार किया। 18 अगस्त जोधपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 18 अगस्त को ही बेंगलुरु में 22 साल की युवती के साथ बलात्कार हुआ। 18 अगस्त को लुधियाना में 3 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार हुआ। 18 अगस्त दिल्ली में 11 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। 18 अगस्त को आंध्र प्रदेश में भी नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ। ये लिस्ट सभ्य समाज के मुंह पर थप्पड़ है, व्यवस्था के नकारेपन पर प्रश्न चिन्ह है, समाज के अंदर बढ़ते दरिंदों की मौजूदगी का जीता जागता दस्तावेज है। इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? समाज में मंथन पहली बार नहीं चल रहा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि वो मंथन केवल एक घटना पर आधारित न हो, बल्कि उसे एक मुकाम तक पहुंचाया जाए। रेप की घटनाओं की जो आखिरी विस्तृत रिपोर्ट देश के पास है वो 2022 की है। तब 6 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दरिंदगी के 32 मामले दर्ज किए, जबकि 60 साल से अधिक उम्र की महिला के साथ हैवानियत के 87 मामले रिपोर्ट किए गए। 2022 में गर्भवती 34 महिलाओं के साथ भी बलात्कार के मामले सामने आए। समाज अपने कुत्सित विचारों को छुपाने के लिए कभी लड़की के कपड़ों, कभी उसके स्वतंत्र व्यवहार का सहारा लेता है, कभी रात में उसके बाहर होने पर इल्जाम डालता है। पर जिस समाज में 6 साल की बच्ची और 60 साल की बुजुर्ग में कोई फर्क नहीं रहता, वहाँ क्या वजह बताई जाए ऐसे अपराधों की? ये मानसिकता जो डेवलप होती है वो हमारे घर के अंदर से होती है और समाज से होती है। तो जो समाज अपने आगे आने वाली जनरेशन को, जो फैमिली अपनी आगे आने वाली जनरेशन को जो दिखाता है, जिस तरीके से वो विमेन को ट्रीट करता है, वही मानसिकता वहां से पनपना शुरू होता है। आखिर ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? आंदोलन, आक्रोश, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, पक्ष विपक्ष का हंगामा, कानून में बदलाव, नतीजा क्या? शहर हो या कस्बा, शिक्षित हो या अशिक्षित, हर जगह के ऐसे आंकड़े परेशान करते हैं। दिल्ली को तो देश का सबसे असुरक्षित शहर माना गया है। 2022 में दिल्ली में 1204 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इस साल पूरे देश में हुए मामलों का ये 31.2% था। न घर में सुरक्षित, न स्कूल में, न दफ्तर में, न अस्पताल में, न शहर में, न गांव में, न मासूम, न बुजुर्ग। क्या करें बेटियां? जवाब समूचे समाज को देना है। सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहां पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहां पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सीबीआई ठीक ढंग से जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने देखी है उनकी आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। सीबीआई की जांच पर कोई भरोसा है? भरोसा ही करना पड़ेगा। कानून सख्त बन गया, नारे खूब लग गए, प्रदर्शन जमकर हो गया, राजनीति भी जमकर हुई, सरकारें बना ली, गिरा दी, लेकिन अपराध पर लगाम नहीं लगा पाए। सवाल एक ही छूट जाता है, आखिर क्यों? जब निर्भया का मामला हुआ था तो पूरे देश की आत्मा को उसने झकझोर दिया था, लेकिन उसके बाद से केवल एक के बाद एक असली नाम छुपाकर नकली नाम के साथ इंसाफ की बस मांग होती गई। लेकिन निर्भया के समय जिस तरह का आंदोलन छिड़ा था, जिस तरह का आक्रोश समूचे देश ने देखा था और जिस तरह के बदलाव हुए थे,
उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए गैंग रेप की वारदात ने देश को हिलाकर रख दिया था। आम जनता के गुस्से को समझते हुए रेप के कानूनों की समीक्षा हुई और कानून कड़े बनाए गए ताकि रेप पीड़िता को इंसाफ मिल सके और रेप के दोषी बच न सके। गलत तरीके से छेड़छाड़ या दूसरे तरह के यौन उत्पीड़न को भी रेप की धाराओं में शामिल किया गया। 18 साल से कम उम्र का कोई युवा अगर रेप जैसा जघन्य अपराध करता है तो उसका अपराध वयस्कों की श्रेणी में शामिल किया गया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया जिसके तहत आईपीसी की धारा 181 और 182 में बदलाव किए गए। रेप करने वाले को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। भारतीय न्याय संहिता की में बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। निर्भया कांड के बाद से बलात्कार के गंभीर मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए होने लगी है। निर्भया कांड के बाद ही पॉक्सो एक्ट भी अस्तित्व में आया। कई राज्यों ने ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत महसूस की और इसे लागू किया। कई राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जिनमें यह सुनिश्चित किया गया कि महिलाओं से संबंधित अपराधों की सुनवाई इन कोर्ट्स में तय समय सीमा में की जाएगी और दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। महिलाओं पर हिंसा, बलात्कार दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल कंडेमनेबल है और हम सबको मिलकर इसकी चिंता करने की जरूरत है। मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबडे से आग्रह किया था कि नए कानून के मुताबिक 2 महीने में अनुसंधान पूरा होना चाहिए और ट्रायल 6 महीने में पूरा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उनकी अगुवाई में इस बात की चिंता करे कि ऐसी घटनाएं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में देश भर में हो, उनका जल्द से जल्द निपटारा हो। कानूनों में बदलाव के अलावा महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए निर्भया फंड की भी व्यवस्था की गई। 2013 में केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा और संरक्षा के लिए निर्भया फंड की शुरुआत की। निर्भया फंड के तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को महिला सुरक्षा की दिशा में प्रोजेक्ट और योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसी फंड से महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम, महिला हेल्पलाइन स्कीम भी शुरू की गई। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि निर्भया फंड के तहत जो धनराशि राज्यों को दी गई थी वो पूरी खर्च नहीं हो पाई। जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं महोदय, तो ये कहना उचित होगा कि एक तरफ निर्भया फंड की रचना की घोषणा करते हैं 13 में, एक काम निर्भया फंड में नहीं करते, लेकिन जो निर्भया के बलात्कारी हैं उनको कांग्रेस नित अलायंस के लोग बलात्कारी के हाथ में 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन देते हैं। केंद्र सरकार ने निर्भया फंड की राशि सही तरह से खर्च करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है ताकि राज्य और केंद्र मिलकर काम कर सके। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि निर्भया कांड के 12 साल बीत जाने के बाद भी फंड का पूरा इस्तेमाल सरकार नहीं कर पा रही। सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि 2023 तक निर्भया फंड के लिए 7,212.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिनमें से 5,512.97 करोड़ रुपए या लगभग 76% का इस्तेमाल अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों ने किया। दिल्ली ने 97%, तमिलनाडु ने 92.4% और बंगाल में 91.2% इस्तेमाल हुआ, जबकि अरुणाचल ने 34.9%, आंध्र प्रदेश ने सिर्फ 34.1% और मेघालय ने 42.2% ही इस्तेमाल किया। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए।
सरकारी कोशिशों के बावजूद दुखद पहलू यह है कि देश में रेप जैसे जघन्य अपराध कम नहीं हुए। 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया था। निर्भया कांड के बाद रेप जैसे मामलों में जल्द सुनवाई और सजा की बातें की गई। संसद से सड़क तक बात हुई, लेकिन कुछ नहीं बदला। 2019 में हैदराबाद में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। विरोध हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई और मुठभेड़ में मौत भी हो गई, लेकिन फिर से ऐसा न हो, इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा अधिनियम पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि बलात्कार के मामलों की जांच 1 हफ्ते में पूरी करनी है, फास्ट ट्रैक अदालतों में सुनवाई हो और 21 दिनों के भीतर फैसला हो जाए। लेकिन सच तो ये है, 2022 के आखिर तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। इनमें से सिर्फ 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ, उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा दी गई, जबकि 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। फांसी की और आजीवन कारावास जैसी सजाओं का प्रावधान भी रेप की घटनाओं में कमी लाने में सक्षम नहीं हुआ। दिल्ली की निर्भया से कोलकाता की अभया तक कुछ बदलता दिखना तो दूर और बदतर होता जा रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। समय के साथ कानून में परिवर्तन होता रहा, ऐसी धाराएं जोड़ी गई कि जो अपराधी है वो इस तरह के कुकृत्य करने से पहले 100 बार सोचे, उसके मन में वो डर बसा हो। लेकिन यहां पर इस बात को समझिए कि केवल कानून होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस कानून पर कड़ाई से अमल जरूरी है। एक लड़की की सुरक्षा, एक लड़की की सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का, और हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। महिला अपराध में कानून समय के साथ और सख्त होते गए, लेकिन क्या ये कानून अपराधियों को सजा दिलाने में भी उसी तरह कामयाब हो रहे हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार रेप के मामलों में सजा देने की दर 27% है, यानी 100 आरोपियों में से सिर्फ 27 को सजा मिलती है, बाकी 73 अपराधी बरी हो जाते हैं। वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है। कब इस पे कार्रवाई होगी, या फिर ये चलता ही रहेगा, या फिर हम लड़कियों को, हम औरतों को हाथ में तलवारें लेके घूमनी पड़ेगी? एक और आंकड़ा अगर देखा जाए तो कानून, अपराध और सजा की तस्वीर और साफ होती है। देश में औसतन 30,000 से अधिक रेप के मामले प्रतिवर्ष हो रहे हैं। निर्भया कांड के बाद से 2022 तक 3,58,749 रेप के मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन फांसी की सजा सिर्फ 5 ही अपराधियों को मिली है। इनमें से एक धनंजय चटर्जी 90 के दशक का रेप अपराधी था और बाकी 4 निर्भया कांड के दोषी। रेपिस्ट के लिए मौत की सजा का कानून 2013 से बनाया जा चुका था, जो समय के साथ सख्त किया गया, लेकिन कितनों को मौत की सजा मिली, ये बड़ा सवाल है। हाल ही में जब भारतीय न्याय संहिता के नाम से नए कानून व्यवस्था लागू हुई, उसमें रेप के लिए कानून और भी कड़े किए गए हैं। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामले में जुर्माने का भी प्रावधान है। कानून पहले भी थे, बाद में भी बने, अब फिर बने, लेकिन अपराधियों के मन में कानून का डर कैसे आए, ये नीति नियंताओं को सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रेप की घटनाएं सिर्फ भारत में हो रही हैं, पूरी दुनिया त्रस्त है। समय समय पर कई देशों ने समय के साथ रेप के मामलों में कानूनों में संशोधन किया और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया। 2020 में बांग्लादेश में रेप कानून में संशोधन किया गया
और महिला या बच्चे के साथ रेप पर मौत की सजा के साथ आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया। पाकिस्तान में सामूहिक बलात्कार पर मौत की सजा के साथ आजीवन कारावास का कानून है। सऊदी अरब में रेप पर कोड़े मारने से लेकर फांसी की सजा का कानून है। 2019 में 8 बलात्कारियों को फांसी दी गई। ईरान में भी रेप पर फांसी की सजा है। 2019 में 12 बलात्कारियों को फांसी दी गई। यूएई में भी महिला या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से बलात्कार पर मौत की सजा है। चीन में भी महिला या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ रेप पर मौत की सजा का कानून है। लड़कों के बहक जाने की राजनीतिक दलील और फिर अपराध का वो आंकड़ा। कोई बात नहीं, पीछा करना तो सामान्य है कि राजनीतिक जिरह और उसके बाद एक बलात्कार की जघन्य घटना। जब तक ऐसे मामले राजनीति से दूर नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे इलाके की घटना और हमारे इलाके की घटना में भेद होना बंद नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं इस देश में होती रहेंगी। तो इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये बयान उनके हैं जो सड़क पर चल रही जनता का संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं या कर चुके हैं। इन बयानों में स्त्री समाज के लिए संवेदनाओं का स्तर समझना मुश्किल नहीं। महिलाओं पर नीति बनाने वाली राजनीति ही जब ये समझ रखेगी तो बदलाव कहां से आए। সুইসাইড করেছে মেয়ে বলেছিল সকালে উঠে ফোন করবে। राजनीति में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग नीतियां और अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियों के मामले में लगभग हर राजनीतिक दल बराबर है। दल कोई भी हो, अपमानजनक टिप्पणियों से सबका वर्तमान अतीत भरा हुआ है और इसकी लंबी लिस्ट है। लड़के लड़कियों अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती कि मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। कई बयान ऐसे भी दिए गए जिन्हें दिखाना या सुनाना संभव नहीं, लेकिन सवाल यह है कि नारी अस्मिता के खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी करने के बाद भी नेता कोई सबक क्यों नहीं सीखते? क्यों अशोभनीय टिप्पणियों के बावजूद नेता साफ बचकर निकल जाते हैं और राजनीति में भी उनका कोई नुकसान नहीं होता? अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए। कई बार आपत्तिजनक बयानों तक ही नहीं रुकते, बल्कि व्यवहार भी ऐसा हो जाता है जिसे किसी भी कीमत पर राजनीतिक मान्यताओं के खिलाफ माना जा सकता है। बंगाल में घटना हुई तो सियासत का एक पक्ष शांत है, लेकिन जब महाराष्ट्र में घटना हुई तो सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार, यूपी में घटनाएं होती हैं, सोशल मीडिया पर सियासी संग्राम शुरू हो जाता है और राजनीतिक दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से टिप्पणी करते हैं। रेप की घटनाओं को भी राजनीति ने इलाकों में बांट दिया। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद कितनी मायने रखती है? ये बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी है, लेकिन समाज को प्रतीक्षा बुरे के विसर्जन की है।